Good morning, students. So, welcome once again in your class, online class. So, today we are going to discuss a new topic that is capital budgeting. ठीक है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है आपका, जैसे बजटिंग के बाद हम डिस्कस करेंगे कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग मतलब कैपिटल मतलब यहाँ पे हो गया यूज इन्वेस्टमेंट। बजटिंग मतलब कि आप उसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं, किस तरह से उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल बस्टिंग से हम इस तरह से समझते हैं, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है, यानी कि कंपनी ने क्या करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक तरह का डिलेमा है कि मतलब वो चाहते तो हैं और उनको जरूरत भी होती है लार्ज इन्वेस्टमेंट की, लेकिन इस तरह का इन्वेस्टमेंट जो उनको प्रॉफिटेबिलिटी भी दे। और ये प्रॉफिटेबिलिटी नॉट लाइक दैट कि आपको 1 साल 2 साल के लिए, इट्स नंबर्स ऑफ ईयर जब तक वो आपके पास चलती है। जैसे कि हम क्या करते हैं अपने घर, जैसे हम अपने मकान बनाते हैं ना, तो मकान क्या है, अब आदमी हर साल तो मकान बनाएगा नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत रिपेयर वगैरह करेगा, लेकिन मकान क्या है हमारे लिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। एक बार आपने बना दिया तो उसने फॉर एवर लॉन्ग लाइफ चलना है। तो ऐसे ही कंपनीज के लिए भी कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल जो डिसीजन होते हैं वो इस तरह के डिसीजन होते हैं कि वो लॉन्ग लाइफ चलेंगे, लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। ठीक है, और उनसे जो आपको प्रॉफिट होगा वो आपको नंबर्स ऑफ द ईयर्स आपको इफेक्ट करेगा। ठीक है, सपोज दैट क्या हुआ कि मैंने या किसी ने भी, ठीक है, सपोज मैंने क्या करा, मेरे पास 100 रुपए थे। और जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल बल्ब देखे ना आपने पहले, तो पहले किस तरह के बल्ब आते थे कि नॉर्मल कार्बन वाले बल्ब जैसे येलो लाइट होती थी। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सीएफएल आने लग गए, तो सीएफएल भी यूज नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा एलईडी बल्ब हो गए। तो कौन से बल्ब थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी में जिनकी लाइफ लॉन्ग है और उसकी जो रोशनी है वो भी काफी अच्छी है। तो इसी तरह का कुछ जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी है कि आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर करते हैं। आप उसकी लाइफ को प्रेफर करते हैं, आप उसकी ड्यूरेबिलिटी को प्रेफर करते हैं, आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को प्रेफर करते हैं, किस चीज को प्रेफर करके आप किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंचते हैं। क्योंकि हर एक प्रपोजल की, हर एक प्रोजेक्ट की अपनी एक क्वालिटी है, एक मेरिट है, एक डिमेरिट भी है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आप कितना पैसा वहां इन्वेस्ट करेंगे। ठीक, क्योंकि आपको अपनी वर्किंग कैपिटल के ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि दिस इज वेरी लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, वर्किंग कैपिटल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने जो भी पैसा इकट्ठा किया थ्रू कैपिटल, ठीक है, थ्रू कैपिटल, सपोज दैट आपकी कैपिटल 10 लाख रुपए की है। अब इस 10 लाख रुपए में से आपको ये डिसीजन करना है कि मुझे फिक्स में कितना रखना है और वर्किंग में कितना रखना है। तो फिक्स का मतलब हो गया कैपिटल बस्टिंग, वर्किंग का मतलब हो गया डे टू डे एक्सपेंसेस। तो अब कंपनी के जो मैनेजर हैं, जो भी उसके पॉलिसी मेकर्स हैं, दे हैव टू डिसाइडेड हाउ टू यूटिलाइज दीस 10 lakhs। इस 10 लाख का कितना हिस्सा मैं फिक्स इन्वेस्टमेंट में करूं, यानी कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इन सब चीजों में खर्च करूं, और कितना हिस्सा मैं वर्किंग कैपिटल में करूं, यानी कि कितने का मैं मटेरियल परचेज करूं, रॉ मटेरियल है, वेजेस है, टेक्नोलॉजी है, आपने पावर का कंजप्शन करना है, इन सब चीजों में मैं कितना रुपए खर्च करूं ताकि मेरा जो रूटीन वर्क है वो मेरा इम्पैक्ट ना हो। ठीक, तो जैसा कि हमने अभी तक देखा, तो उससे ये क्लियर है कि कैपिटल बजटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस। क्यों? क्योंकि एक तो लंबे टाइम के लिए है, ज्यादा पैसा भी खर्च होना है, और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट की वजह से हर एक की अपनी मेरिट और डिमेरिट है। तो उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा प्रोडक्ट आपका बेहतर होगा। ठीक, इट इज अ कंसर्न विद द being and carrying out through the systematic investment program. It's involve the planning of such expenditure which provide yield over the year। ये कई सालों तक आपको, क्योंकि इसने क्या देना है, प्रॉफिट देना है। ठीक है, एक तो ज्यादा पैसा लग रहा है, प्रॉफिट भी देना है, ठीक है, और लंबे टाइम तक प्रॉफिट देना है। हो सकता है आपको उसको रिपेयर करने की भी जरूरत पड़े, तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, किस तरह से। ठीक है, तो सेवरल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट विच इज बिजनेस एंटरप्राइजेस में भी। अब प्रपोजल किस तरह के हो सकते हैं, ऐसे कौन सी चीजें हैं जब कंपनी को कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है, उसको ये काम करना ही करना है।
ठीक है। और इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा है कि उस अगर वो खराब हो गया तो आपकी कंपनी की जो सिचुएशन है वो बहुत बुरी हो सकती है, क्योंकि केवल वर्किंग से ही काम नहीं चलेगा। आप इसके लिए तो क्या कर सकते हैं, कुछ मतलब इसके जो ट्रेंड है उसको चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कॉस्ट में कटिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का साइज शेप टेस्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बार बिल्डिंग ले ली तो बिल्डिंग को फिर कैसे चेंज करोगे? अगर आपने फैक्ट्री एक जगह लगा ली तो अब आप उस फैक्ट्री को शिफ्ट कैसे करोगे? तो शिफ्ट करने के लिए फिर से आपको एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। तो वो भी ऐसा नहीं है कि आपका बड़ा इजीली हो जाए। तो प्रोडक्ट लाइन में तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, अगर वो नहीं चल रहा तो आप उस सिमिलर काइंड का कोई दूसरे वेरिएंट में उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में। तो वो प्रोडक्ट आपका चल सकता है, आप R&D के थ्रू उसमें डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट रीजन ये है कि वो जनरली नॉट, ये फिक्स इन नेचर है, ये चेंज नहीं कर सकते आप इनको बार बार, कि अभी मैंने लिया फिर 2 महीने बाद फिर से मैंने चेंज कर दिया। इट्स नॉट अ पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट्स यूज कॉस्टली, ठीक है, ये कॉस्ट करता है। तो किस तरह से हम का काम कर सकते हैं, एक, जब हम कोई न्यू प्रोजेक्ट लगा रहे हो, अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट सेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक। अगर आप किसी प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन कर रहे हो, अगर आप उसको बढ़ा रहे हो, विस्तार कर रहे हो, एक फैक्ट्री में एक और यूनिट लगा रहे हो, तो आपको फिर उसकी जरूरत पड़ेगी, उतना मशीन, लेबर, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, आपको वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी, आपको फिर उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। या फिर आप क्या करना चाहो, थर्ड, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज दैट अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाने हैं, ठीक है, सरकार ने बोला है कि आप जो है कुछ इस तरह की फैक्ट्री आपकी जिससे पॉल्यूशन होता है, तो आप पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाइए। तो आप क्या कर देंगे, उसको मॉडर्नाइजेशन का नाम दे देंगे कि हम अपने जो उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। फोर्थ जो डिसीजन है वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन कि आप अपने प्रोडक्ट को मल्टी डायमेंशन बनाना चाहें, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड देखो, पेस्ट भी बनाती है, सोप भी बनाती है, केक यानी कि डिटर्जेंट केक भी बनाती है, ठीक है। सोप में भी आपकी बहुत सारी वेराइटीज है, नंबर ऑफ द प्रोडक्ट है। पेस्ट में भी नंबर ऑफ द प्रोडक्ट है। ऐसी जो टिकी है साबुन की, उसमें भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट है। ये सब क्या है, इसकी प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। वैरायटी ऑफ द सॉरी वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट नहीं है। उसने एक ही सेटअप में लक्स भी बनाया है, तो हमाम भी बनाया है, तो डिटॉल भी बनाया है, ठीक है। बहुत सारे वेरिएंट है, तो लक्स भी कई तरीके के लक्स बनाया, रेक्सोना बनाया है, हमाम बनाया है। आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी उसमें। तो प्रोडक्ट को मल्टी डायमेंशन बनाने के लिए, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो कस्टमर हमारे पास है वो हमारे पास ही रहे, अगर उनको कुछ अलग चाहिए तो वो भी हमें प्रोवाइड करके देते हैं। पतंजलि आप एक एग्जांपल ले लो, उसने कहा अगर आपको पहले तो दवाइयां बिकी, फिर उसने कहा पेस्ट चाहिए तो मेरे से ले लो, शैम्पू चाहिए तो मेरे से ले लो, फेस वॉश चाहिए तो मेरे से ले लो, ठीक है, फेस पैक चाहिए तो मेरे से ले लो, स्क्रब चाहिए तो मेरे से ले लो। अब बोला न्यूट्रा सोया बड़ी चाहिए तो मेरे से ले लो, जबकि वो उसकी नहीं है, उसका मर्जर किससे हुआ है, रुचि सोया न्यूट्री के न्यूट्री से हुआ है उसका मर्जर, नाम उसमें पतंजलि का है, ठीक है। तो पतंजलि ने सिर्फ अपना उसमें नाम दिया है, बाकी प्रोडक्ट किसी दूसरी चीज का है। उसने कहा घी मेरे से ले लो, उसने कहा दही मेरे से ले लो, दूध मेरे से ले लो, ठीक है, आटा मेरा यूज कर लो, ठीक, चावल मेरे यूज कर लो, मसाले मेरे यूज कर लो, A to Z एवरीथिंग, इवन दे आर थिंकिंग अबाउट द सिम कार्ड्स एंड क्लोथ्स ऑल्सो। तो ये सब क्या है, ये डाइवर्सिफिकेशन है कि आप अपने प्रोडक्ट को कुछ इतने तरीके से मल्टी डायमेंशन करना चाह रहे हैं कि अगर कंज्यूमर अगर कोई भी प्रोडक्ट ले तो वो आपकी चीज परचेज करे, आपका ही ब्रांड हो, आप ही के ब्रांड को यूज करे, सारी चीजें उसी की, A to Z। अभी कुछ दिनों में देख लेना, आप सब्जियां भी आ जाएगी पतंजलि की, पतंजलि ब्रांड की सब्जियां बिकेंगी मार्केट में। तो अगर आप किसी स्टोर में जाते हैं और वहां अगर पतंजलि का सामान है तो A to Z आपको सिर्फ और सिर्फ पतंजलि का मिलेगा, भले ही वो प्रोडक्ट किसी और का है लेकिन नाम उसका है। तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया, आप अपनी चेन इतनी मल्टी डायमेंशन कर दी कि सारी चीजें उसी की आने लग गई, ठीक है।
तो ये होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, क्योंकि इसमें एक तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, और ये डिसीजन ऐसे है विच वी कैन नॉट, मैंने आपको बताया ना पहले, विच वी कैन नॉट रिपेयर, जिसको आप रिपेयर नहीं कर सकते। एक बार आपने जो डिसीजन ले लिया, जैसे हम अपना मकान बनाते हैं, तो अब अगर हमने एक बार मकान बना दे तो बना दिया ना, फिर उसका रिपेयरिंग हम करते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चेंज करते हैं, लेकिन उसकी भी कॉस्ट लाखों में जाती है, ठीक है। तो ऐसे अगर हमने एक बार घर बना दिया तो आप ये नहीं करते कि उसको अगले साल उसको पूरा फिनिश कर दें, नहीं, आप उसको मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, उसका मेन गेट चेंज नहीं कर सकते, कई सारी चीजें होती है उसमें। तो ऐसे ही कंपनीज को भी इतने लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने पड़ते हैं, और वो डिसीजन ऐसे होते हैं विच इज नॉट बी रिप्लेस्ड, जो रिप्लेस नहीं होते, जिसको आप वापस नहीं ले सकते, जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए ये थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशंस होता है मैनेजर के लिए कि हाउ टू टेक अ डिसीजन, किस तरह का डिसीजन ले हम, जो कि हमारा जो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ये बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट हो, ठीक है। और ये सारी सिचुएशन है जब आपको एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है, व्हेन वी आर गोइंग टू न्यू प्रोजेक्ट। अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगी, एक्सपेंशन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तब जरूरत पड़ेगी, आपको मॉडर्नाइजेशन करना है आज के हिसाब से, अगर आपको चेंज करना है तो आपको नया करना पड़ेगा, या अगर आपको प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां की आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन की जरूरत पड़नी है, ठीक। तो वो प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कितना मेरे पास पैसा है और मैं किस किस रिसोर्सेस में उसको यूज कर सकता हूं। सबसे पहले हम जो अपने ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। देयर इज अ प्रोसेस हाउ टू सेलेक्ट द प्रोजेक्ट, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बस्टिंग, देयर इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है उसकी पूरी, कि आप किस तरह से जो है प्रोडक्ट को आप डिसाइड करेंगे कि ये हमारे लिए बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले क्या है, नंबर फर्स्ट है प्रोजेक्ट जनरेशन, यानी कि आपको प्रोजेक्ट जनरेट करना पड़ेगा, ठीक। जनरेट यानी कि आपको क्या करना क्या है, किस वजह से आपको प्रोडक्ट चाहिए, वेदर यू आर गोइंग फॉर द इंक्रीज द रेवेन्यू, आपको रेवेन्यू इंक्रीज करना है अपना, या फिर आप बात करने हैं कॉस्ट रिड्यूसिंग, या आपको अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है। किस तरह का प्रोजेक्ट जनरेशन, रेवेन्यू इंक्रीज का मतलब है कि आप नई फैक्ट्री को लगाना चाह रहे हैं, नया प्लांट को लगाना चाह रहे हैं, या कॉस्ट रिड्यूसिंग का मतलब है कि आप कोई मॉडर्न टेक्निक यूज करना चाह रहे हैं, आपकी मशीनें पुरानी हो गई हैं, आप नई मशीन लगाना चाह रहे हो। और नई मशीन ऐसी है कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी कम खाती है और पर आवर जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी ज्यादा है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए हैं, इस वजह से आपको क्या करना पड़ रहा है, अपने प्रोडक्ट को रिसफल करना पड़ रहा है, प्रोडक्ट जनरेट करना पड़ रहा है एक नया, ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जैसे आप देख रहे हो मोबाइल कंप्यूटर्स में सारी चीजें क्या हो रही है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो आउट ऑफ ट्रेंड हो जा रही है, नया ट्रेंड मार्केट में आ रहा है। तो अब इन सब चीजों के लिए आपको फिर से पैसे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये वही है प्रोडक्ट जनरेशन, कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट जनरेशन करना है, पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, आपने प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब कि आप ये देखेंगे कि वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट है या नहीं है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, कैन ही अचीव योर ऑब्जेक्टिव, और जितने साल के लिए आप ले रहे हैं क्या आप उसकी कॉस्ट को रिकवर कर पा रहे हैं, आपके लेबर उसको यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो उसके अकॉर्डिंगली फिट बैठता है या नहीं बैठता है। तो बहुत सारी चीजें इसके पीछे आती हैं, इवेल्युएशन, आप उसको इवेल्युएट करेंगे कि इट्स गुड फॉर अस और नॉट। जब आपने ये कर दिया, जो भी आपके पास ऑप्शन थे, देन प्रोजेक्ट सिलेक्शन, इनमें से जो भी आपने लिया है प्रोजेक्ट इवेल्युएट करके, जितने भी सारे प्रोजेक्ट आपके लिए थे, ए बी सी डी जो भी आपने लिए थे, उनमें से आपने देखा इवेल्युएट करके बेस्ट सुटेबल आपने क्या कर दिया, उस प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कर दिया कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए ठीक है, आपने प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कर दिया। सिलेक्शन के बाद बाद आपने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन,
कि जब आपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लिया देन उसको अप्लाई करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, सेटअप करेंगे कि अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है एट इज जो जैसे मैं सोच रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसके लिए आप बजट डिसाइड करेंगे, बजट इशू करेंगे, बजट के बाद वो परचेजिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा होगा, तो मतलब उसको एग्जीक्यूट करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फॉलो अप। यानी कि जो आपने सोचा था, जो आपने इवेल्यूएशन के टाइम पे सोचा था कि जी मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, क्या उस टाइम के लिए आप तैयार हैं? क्या आपने उसको फॉलो अप करा? जो भी मैंने सोचा था एट द टाइम ऑफ इवेल्यूएशन कि ये प्रोजेक्ट मेरी इन इनक्वालिटीज को जो है फुलफिल करेगा और इतने टाइम में ये काम पूरा करेगा, तो अब हम फॉलो अप में ये देखेंगे कि हम उस टारगेट को अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए। अगर फॉलो अप नहीं हुआ है तो फिर से हम इवेल्यूएशन वाले पॉइंट पे आएंगे, फिर से हम इवेल्युएट करेंगे, उस प्रोसेस को दोबारा से चेक करेंगे कि कहीं हमने कोई मिसकैलकुलेशन तो नहीं करी है। अगर अब आपको मिलता है कि कहीं मिसकैलकुलेशन है तो आप फिर से प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे और देन फॉलो अप करेंगे। तो फॉलो अप टिल फर्दर है सिचुएशन, जब तक आपको ये ना पता लगे कि हमने जो काम बोला था वो काम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो काम पूरा हो रहा है तो आप उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल फॉलो अप करके आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है आप उन ऑप्शंस को फॉलो अप करेंगे। ठीक है, तो जो सब अब दिस इज द प्रोसेस, इस प्रोसेस के हिसाब से हमने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करना है। ठीक, जब एक बार आपके प्रोजेक्ट का सिलेक्शन हो जाए, वंस यू गॉट सेलेक्ट योर प्रोडक्ट, जब आप अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं देन अब आप उसको करेंगे कि मैं कैसे इवेल्युएट करूंगा, यानी कि मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। ठीक, कि जब आपके पास आ जाए प्रोजेक्ट 1 2 3 4, तो अब आप उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, उन 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 जो आपके पास प्रोजेक्ट है उन प्रोजेक्ट को किस तरह से आप इवेल्युएट करेंगे, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं जब आपको इनको इवेल्युएट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम इसमें वो डिसाइड वो उस सिचुएशन में आ गए हैं जहां पे हम इवेल्युएशन का पार्ट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक, तो इवेल्युएशन के सबसे पहला जो मेथड होता है उस, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मेथड आपका होता है अर्जेंसी मेथड। अर्जेंसी का मेथड है कि देयर इज नो रूल, यहां पे कोई रूल नहीं है। रूल ऐसा है कि सपोज दैट आपका जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई काम चालू है, ठीक है, आप जो है प्रोडक्शन का काम हो रहा है और अचानक किसी मशीन की किसी पार्ट में खराबी आ गई, तो खराबी आ गई तो उससे क्या होगा, आपका जो सारा का सारा प्रोडक्शन है वो एकदम से ठप हो गया। ठप हो गया तो अब आप क्या करोगे, आपने कहा जी इसको तो रिपेयर करवाना पड़ेगा, इतनी जल्दी नई मशीन में नहीं आ सकती और ये रिपेयर हो सकता है अगर हम इसको चाहें। तो आप मार्केट में गए, फटाफट जो भी आपको चीजें अवेलेबल थी, जिस भी कॉस्ट में अवेलेबल थी, आपने क्या करा, उसको यूज करा। ठीक है, हाँ कॉस्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि जितने को आपको रिपेयर हो रहा, अगर उतने में आप नई मशीन खरीद सकते हैं तो आप नई मशीन परचेज करेंगे, अदरवाइज अगर उससे कम है तो आप उस चीज को यूज करेंगे। ठीक है, आप उसको रिपेयर करने का ट्राई करेंगे, उस पार्ट को चेंज करने की कोशिश करेंगे कि इस पार्ट को चेंज कर दो। तो आप मार्केट में जाके सीधे देखते हैं कि हमारे पास ये चीज अवेलेबल है या नहीं है, अगर वो आपको जैसी मार्केट में मिलती है आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये अर्जेंसी है जब आपको इमरजेंसी है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, कि आपका प्रोडक्शन रुका हुआ है और इमरजेंसी में आपको कोई ऑर्डर पूरा करना है, तो अगर आपको प्राइस से ज्यादा भी वो प्रोडक्ट मिलता है तो आप कई बार उसको परचेज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से उस प्रपोजल को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, अदरवाइज वो हमारे हिसाब से फिट नहीं बैठता है। लेकिन वो क्या है कि मजबूरी हो गई आपकी, इसीलिए इस मेथड का नाम आपको दिया गया है अर्जेंसी मेथड, यानी कि जब आप इमरजेंसी में किसी प्रोडक्ट को यूज करेंगे। दूसरा जो मेथड है वो है पे बैक। ठीक है, पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड से आप क्लियर समझ लो, नाम इसका है पे बैक, यानी कि कब वो अपना पैसा वापस करेगा। यानी कि यहाँ पे हमें देखते हैं, सपोज किसी मशीन की कीमत यहाँ पे 1 लाख रुपए है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि जो हमने ये 1 लाख रुपए इस मशीन में लगाए हैं, ये 1 लाख रुपए वो हमें कितने टाइम के बाद, आफ्टर
व्हाट ईयर्स यू गॉट दिस मनी, ये अपने पैसे को कब वापस करेगा। ठीक है, ये 1 लाख रुपए हम कितने टाइम पे, तो यहाँ पे हम ज्यादा कुछ फोकस नहीं करते, हम ईयर बेस्ड होते हैं कि कितने साल में वो हमारा पैसा करेगा। एक ये देखते हैं, दूसरा हम इसमें देखते हैं अर्निंग कैपेसिटी, कि किसी भी मशीन की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम इस चीज को क्या करते हैं, यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें पे बैक का। सपोज दैट आपने क्या किया, एक मशीन खरीदी, एक ए मशीन है, एक बी मशीन है, दो आपके पास प्रपोजल है। इस मशीन की कीमत है 1 लाख रुपए, इस मशीन की भी कीमत है 1 लाख रुपए। ठीक है, प्राइस इज सेम, ईयर यानी कि लाइफ टाइम यानी कि कितने साल चलेगा वो प्रोजेक्ट, इसने कहा जी ये 10 साल चलेगा और ये भी 10 साल चलेगा। ठीक है, तो देखो कॉस्ट भी सेम है, लाइफ भी सेम है, कॉस्ट 1 लाख, लाइफ 10 ईयर्स, वो दोनों सेम है। अब क्या है इसके कैश फ्लो में हम यहां ध्यान देंगे कि इसमें हमेशा हम क्या करेंगे, आफ्टर टैक्स जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे, बट बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को नहीं घटाएंगे, केवल टैक्स को घटाएंगे बस। टैक्स पे करने के बाद जो अमाउंट आएगी, लेकिन उस अमाउंट में आपका जो इंटरेस्ट अगर कहीं पे करना है वो और डेप्रिसिएशन दोनों माइनस नहीं होंगे, वो उसके अंदर रहेंगे, सिर्फ टैक्स को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे सपोज 5 साल का डेटा लिया, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल का हमने डेटा लिया। तो पहले साल ये मशीन जो आपको देती है वो 50,000 रुपए देती है, दूसरे साल भी 50,000 रुपए देती है, तीसरे साल भी 50,000 रुपए देती है, चौथे साल भी 50,000 रुपए देती है, पांचवें साल भी 50,000 रुपए देती है। ठीक है, जो इसका रिटर्न है। ठीक, ये ए कंपनी का। बी कंपनी का हिसाब ये है कि पहले साल 40,000 देती है, दूसरे साल ये देती है 60,000, तीसरे साल ये देती है 50,000, चौथे साल ये देती है 40,000, पांचवें साल ये देती है 40,000। ठीक, अब हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज द पे बैक पीरियड, किसका पे बैक पीरियड पहले। तो देखो इसने भी 1 लाख रुपए 2 साल में दे दी, इसने भी 1 लाख रुपए 2 साल में दे दी। अब हम फंस गए, फंस इसलिए गए कि दोनों ने 2 साल में दे दिया। लेकिन क्या है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको दें। देखो ये सर्टेन रेट से, एक कांस्टेंट रेट से आपको पैसा दिए जा रही है, जबकि इसने पहले साल कम किया, दूसरे साल ज्यादा दिया, फिर तीसरे, चौथे, पांचवे ये यहां से कांस्टेंट। तो इसकी जो सिचुएशन ये थोड़ी सी फ्लैक्चुएटेड टाइप की है और इसकी कांस्टेंट टाइप की है। तो आप यू आर गो थ्रू फॉर द ए प्रोजेक्ट, आप ए प्रोजेक्ट के पास जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट आपको एक सर्टेन अमाउंट से पैसा दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसके पास नहीं जाएंगे जबकि दोनों का पे बैक पीरियड सेम है ना। और अगर आप देखेंगे तो इसने ज्यादा पैसा, 5 साल में आपको ज्यादा पैसा इसने दिया, देखो। ठीक है, 2,50,000 रुपए इसने दिए हैं, जबकि इसने क्या दिया, 1 लाख, 1,50 और 2,30। ठीक है, 4,4,8, 2,30,000 रुपए दिए, इसने आपको 2.5 लाख रुपए दिए, तो ज्यादा पैसा इसने दिया, इसलिए ए प्रोजेक्ट आपका सिलेक्शन होता है। इसी में मैं आपको सेम उसमें एक और एग्जांपल बताता हूं। सपोज दैट क्या है कि इसने 50,000 दिए, फिर इसने 50,000 दिए, फिर इसने 60,000 दिए, फिर इसने 60,000 रुपए दिए, फिर इसने 40,000 रुपए दिए। ठीक है, इस कंपनी ने आपको दिए 40,000, इसने दिया, फिर दिया आपको 40,000, फिर दिए 40,000, फिर दिए 60,000, फिर दिए 60,000। ठीक है, इस तरह का अगर आपके पास इवैल्यूएशन है कि ये कंपनी, मतलब ये जो मशीन है इस तरह से रिटर्न दे रही है, तो देखिए इसका पे बैक पीरियड हो गया 2 इयर्स, ये 2 साल में 1 लाख रुपए दे चुकी है, जबकि ये 2 साल प्लस कुछ महीने, 2 इयर्स प्लस सम मंथ आपको पे बैक देती है। तो इस केस में भी हम ए वाली को ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पे बैक पीरियड क्लियरली डिफाइन है कि ये दूसरे साल में अपना पूरा पैसा वापस कर देगी। तो पे बैक पीरियड में हम सिर्फ ये देखते हैं कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट आप कितने साल में पूरा कर दे रही है। अगर वो कंपनी, वो जिसका जितना अर्लियर आएगा आप उस कंपनी को उतना अच्छा मानेंगे, हम उस कंपनी को उतना अच्छा मानेंगे। नॉर्मली ये यूज होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज में,
जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे हमने जो पैसा लगाया वो हमें जल्दी मिल जाए। तो पे बैक पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सेविंग। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पे बैक पीरियड। इस फॉर्मूले में हम जो है वैल्यूज को रखेंगे और अपना पे बैक पीरियड और ऑपरेटिंग सेविंग मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आप टैक्स को माइनस करेंगे लेकिन डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को माइनस नहीं करेंगे। तो उसको हम कैश फ्लो कहते हैं कि वो एक साल में कितने रुपए आपके अर्न कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है यहाँ पे बात करते हैं पे बैक पीरियड। और एक चीज ध्यान है, जिस कंपनी का पे बैक पीरियड जल्दी आएगा वो प्रोजेक्ट आपके लिए ज्यादा सुटेबल है। तो ये जो मेथड्स है, ये मेथड जनरली कौन सी कंपनी यूज करती है? सच कंपनी दोज हु हैव लेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, और जिनका की जो अमाउंट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। ऑर्गेनाइजेशन छोटी होती है, कंपनी छोटी होती है, ठीक है। जैसे आपकी छोटी मोटी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ये सोचती है कि कितने साल में ये पैसा मिल जाए, ठीक है। जैसे किसी ने सेटअप कर दिया कि मैं जो है बल्ब लगाने की फैक्ट्री सेट कर रहा हूँ, ठीक है। या किसी ने कह दिया कि मैं जो है ये जो आपके चिप्स बनाने की जो ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा सा प्लांट अगर किसी ने सेटअप करा है चिप्स बनाने का, तो वो ये कोशिश करेगा कि ये मशीन जितनी जल्दी चिप्स बना ले, मैं मशीन का पैसा उतना मेरा जल्दी वापस आ जाए, ठीक है। तो नॉर्मली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है इस मेथड को प्रेफर करती है, बिकॉज ऑफ दे हैव लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। उनके पास इन्वेस्टमेंट की कमी होती है, इसलिए वो चाहते हैं कि मेरा पैसा जितना जल्दी हो वापस आ जाए। उसके बाद जो ये मशीन कमाएगी वो जो है क्या है, मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये पहला मेथड्स है किसका? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब इसके बाद जो दूसरा मेथड है वो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।